नमस्कार। आज हम देख रहे हैं ए.एस. बायट के मशहूर उपन्यास पोजेशन रोमांस के कुछ हिस्सों को। ये इसलिए ना सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक जटिल दुनिया की चाबियां हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहाँ विक्टोरियन रहस्य और आज की अकादमिक जिंदगी मतलब मॉडर्न रिसर्च वाली दुनिया आपस में गुंथी हुई है। तो ये अंश हमें उस दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि इनसे जो सबसे दिलचस्प बातें हैं, जो कहानी के मोड़ हैं, उन्हें समझें। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और ये अंश साफ दिखाते हैं कि बायट सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रही, वो असल में इतिहास को कैसे देखती हैं, साहित्य क्या है, और ये जो ज्ञान की खोज होती है उस पर भी सवाल उठा रही हैं। इसमें दो अलग अलग टाइमलाइन की कहानियां साथ चलती हैं। हाँ, तो एक तरफ है रोलैंड मिशेल, एक नौजवान रिसर्चर है जो लंदन लाइब्रेरी में बैठा है और क्या कर रहा है, विक्टोरियन कवि रैंडोल्फ हेनरी ऐश की एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा है। और तभी उसे अचानक ऐश के हाथ से लिखे दो खत मिलते हैं। हाँ, किसी अनजान औरत के नाम लिखे हुए। जरा सोचिए वो पल, एक रिसर्चर के लिए ये क्या मायने रखता होगा। बिल्कुल। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है और खुलती है दूसरी कहानी ऐश और एक और कवयित्री क्रिस्टबेल लामोट की। अच्छा। ये खत इशारा करते हैं कि उनके बीच शायद कोई ऐसा गहरा छुपा हुआ रिश्ता था जिसके बारे में दुनिया को बिल्कुल पता नहीं था। तो रोलैंड के लिए तो ये जैसे अकादमिक सोने की खान हाथ लग गई, लेकिन वो इसे एकदम से सबको बताता नहीं है ना। नहीं, वो थोड़ा रुकता है और यहीं पर उपन्यास का जो टाइटल है पोजेशन यानी अधिकार, वो सामने आता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। मतलब रोलैंड उन खतों पर एक तरह का अपना निजी अधिकार महसूस करने लगता है। ये सिर्फ अकादमिक उत्सुकता है या कुछ और है? शायद दोनों। बायट यहाँ शायद उस बात पर भी टिप्पणी कर रही हैं कि कैसे अकादमिक दुनिया में कभी-कभी ज्ञान को, जानकारी को लोग अपनी निजी संपत्ति समझने लगते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ रिसर्च के विषयों पर अधिकार जताना नहीं है, जुनून का भी अधिकार है। जैसे ऐश और लामोट का छुपा हुआ प्यार। हाँ। या फिर वो अमेरिकी प्रोफेसर मोर्टिमर क्रॉपर, जिसे ऐश से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज जमा करने का जुनून सवार है। वो तो जैसे ऐश पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है, जैसे ऐश कोई चीज हो, इंसान नहीं। हाँ बिल्कुल। तो रोलैंड इन खतों का राज जानने के लिए क्रिस्टबेल लामोट की एक्सपर्ट मॉड बेली के पास जाता है। और मॉड वो क्या कहती है? मॉड शुरू में थोड़ी हिचकिचाती है, उसे लगता है कि ये सब थोड़ा स्कैंडलस हो सकता है, पर फिर वो भी इस खोज में शामिल हो जाती है। तो एक तरह की साहित्यिक जासूसी शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और ये खोज उन्हें लंदन की लाइब्रेरियों से निकालकर यॉर्कशायर के तटों तक और फिर फ्रांस में ब्रिटनी तक ले जाती है। वो ऐश और लामोट के गुप्त जीवन के टुकड़े जोड़ते जाते हैं। और ये सफर सिर्फ बाहर का नहीं है, शायद उनके अंदर भी कुछ बदल रहा है। निश्चित रूप से उन्हें न सिर्फ ऐश और लामोट के रिश्ते की पहेली सुलझानी है, बल्कि अपनी जिंदगी के उलझनों से भी निपटना है। जैसे रोलैंड का अपनी पार्टनर वैल के साथ जो रिश्ता है, उसमें तनाव है। हाँ, वैल जो शायद एकेडमिक दुनिया की गरीबी और अनिश्चितता से तंग आ चुकी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मॉड है, बहुत इंटेलिजेंट, सजी संवरी, पर थोड़ी अलग थलग रहने वाली, इमोशनली थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा कमाल का है। विक्टोरियन दुनिया की वो भव्यता, वो छुपे हुए इमोशंस, और आज के एकेडमिकों का जीवन, उनकी परेशानियां। हाँ, और बायट दोनों को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उनकी तुलना भी करती हैं। विक्टोरियन समाज के अपने नियम थे, अपनी नैतिकता थी, जिसके चलते ऐश और लामोट को अपना रिश्ता छुपाना पड़ा। और आज की दुनिया में रोलैंड और मॉड को आजादी तो ज्यादा है, पर शायद वो इमोशनल कनेक्शन बनाना, रिश्तों का मतलब ढूंढना, वो उनके लिए मुश्किल है। सही। पात्रों की जटिलता भी गजब की है। ऐश, जिसे पहले सब एक सम्मानित शादीशुदा कवि मानते थे, इन खतों से एक ज्यादा भावुक और रहस्यमय इंसान नजर आता है। और क्रिस्टबेल, वो भी सिर्फ घरेलू सी कवयित्री नहीं है। उसकी कविताओं में जैसे वो द फेरी मेलुसिना वाली कविता है। हाँ, मेलुसिना, उसमें एक अलग ही ताकत है, आजादी की बात है। और मेलुसिना की कहानी खुद पोजेशन के थीम से कैसे जुड़ती है? वो ऐसे कि मेलुसिना एक रहस्यमय जलपरी है जो अपने पति से अपनी असलियत छुपाती है ना। वो अपने निजी स्पेस पर, अपनी पहचान पर अपना अधिकार बनाए रखती है। ये सवाल उठाता है कि हम दूसरों को या बीते हुए कल को कितना जान सकते हैं? क्या हम सच में उन पर अधिकार कर सकते हैं? अच्छा, ये तो गहरा कनेक्शन है। हाँ, और दूसरे पात्र भी हैं, जैसे बेट्रिस नेस्ट,
जो ऐश की पत्नी की डायरी की रखवाली करती है, या फिर वो क्रॉपर, ये सब कहानी में और परतें जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें दिखाते हैं कि पोजेशन सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तो साहित्यिक इतिहास, रोमांस, रहस्य, इन सब का एक बहुत ही रिच मिश्रण है। बिल्कुल, ये पढ़ने के मजे के बारे में है और ज्ञान की खोज कितनी रोमांचक हो सकती है उसके बारे में है, और कैसे कहानियां, इतिहास हमें बदल सकते हैं। हाँ, ये पाठक को उस खोज में, उस जुनून में खींच लेता है। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जब हम इतिहास के बिखरे हुए सूत्रों को, जैसे खतों को, डायरियों को, कविताओं को जोड़कर किसी इंसान की कहानी बनाते हैं, तो हम असल में उस इंसान को कितना जान पाते हैं और कितना हम अपनी कल्पना से, अपनी आज की सोच से उस कहानी को गढ़ते हैं। क्या हर इतिहास, हर जीवनी अपने आप में एक तरह की कल्पना नहीं है? एक तरह का पोजीशन ही तो है वो भी।